हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, वेलकम टू डिफेंस गुरु, अ यूनिट ऑफ सेंचुरियन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और लॉकडाउन का पालन बखूबी कर रहे होंगे, अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहे होंगे और इस मुसीबत के वक्त में पूरे देश के लिए आप अपना योगदान दे रहे होंगे। मेरा नाम कौशल प्रताप सिंह है, मैं जीएस फैकल्टी हूँ डिफेंस गुरु में। तो आज मैं आपको पढ़ाऊँगा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का गुप्त एम्पायर का थर्ड पार्ट। ठीक है, इसके पहले मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो वो जाएं और फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखें, तब थर्ड पार्ट में आए। क्योंकि अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखेंगे, सेकंड पार्ट नहीं देखेंगे तो थर्ड पार्ट में आपको सब कुछ नया लगेगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक रिक्वेस्ट और करता हूँ कि अगर आपको गुप्त एम्पायर पढ़ना है तो ये बेहतर रहेगा कि गुप्तास के पहले जो वीडियोज़ आ चुके हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के, गुप्तास के पहले वाले जो किंगडम्स रहे हैं, एम्पायर्स रहे हैं, उनके बारे में आप ज़रूर पढ़ें। तो थोड़ा सा एक क्रोनोलॉजी में आपको हिस्ट्री पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे। आज हम देखेंगे कि गुप्ताज जो डायनेस्टी थी आपकी, जो पीरियड था वो, उसका साइंस स्ट्रक्चर कैसा था, साइंस में क्या क्या डेवलपमेंट हुए। क्योंकि मैंने आपको बताया था सेकेंड पार्ट में कि साइंस के फील्ड में अगर एंशिएंट इंडिया में सबसे ज़्यादा काम हुआ है तो वो गुप्त एम्पायर में हुआ है। नए नए मेथड्स आए, बड़े बड़े साइंटिस्ट इनके टाइम पे हुए। उसके बाद हम देखेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में। बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे केव स्ट्रक्चर, पेंटिंग्स जो ज़बरदस्त तरीके से डेवलप हुई है इनके टाइम पे, वो शायद ही इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री में कहीं मिलती हो। यानी कि कुछ स्पेशल चीज़ें थी गुप्ता एम्पायर की, जिन चीज़ों ने ही गुप्ता एम्पायर को गोल्डन एज बनाया इंडिया में, कि उनके पूरे शासनकाल को गोल्डन एरा या क्लासिक एरा कहा जाता है। जब आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात हो रही है तो इसमें मैं दो चीज़ें बताऊंगा आपको जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली होंगी आपके लिए। बहुत सारे डेटास मिलेंगे, एक अजंता केव के बारे में और दूसरी एलोरा केव के बारे में। साथ ही हम स्कल्पचर के बारे में पढ़ेंगे कि उनकी कला कैसी थी, मूर्ति कला की अगर हम बात करें, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और जो आपके स्कूल ऑफ आर्ट्स थे, जैसे मैंने आपको बताया था गांधार स्कूल ऑफ आर्ट्स के बारे में और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स के बारे में, उनके बारे में तो मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर एक नया स्कूल ऑफ आर्ट आएगा आपका, वो आएगा बनारस स्कूल ऑफ आर्ट। तो उसमें भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी चीज़ें, सरफेस में करेंगे। हालांकि स्कूल ऑफ आर्ट्स के बारे में अलग से एक वीडियो आपको डालूंगा जिसमें मैं यहाँ के आर्ट एंड आर्किटेक्चर को समझाऊंगा, न केवल गुप्तास के बल्कि पूरा एंशिएंट इंडिया का जितना भी आपका आर्किटेक्चर था, आर्ट थी, उसके बारे में मैं एक वीडियो डालूंगा आपके लिए बहुत जल्द। उसके बाद हम गुप्ताज एम्पायर के सोशल और कल्चर के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ इनके रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे, इनके धर्म के बारे में पढ़ेंगे, इनका समाज कैसा था, महिलाओं की क्या स्थिति थी, शूद्रों की क्या स्थिति थी, वर्ण व्यवस्था का क्या कैसा था, दास प्रथा क्या कैसी थी, है ना। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और फाइनली फिर हम बात करेंगे डेक्लाइन ऑफ द डायनेस्टी की, कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना महान साम्राज्य जो कि बहुत ही तरक्की के साथ आगे बढ़ रहा था, क्या हुआ कि एकदम से डाउन हो गया। उन सारी चीज़ों पर हम प्रकाश डालेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम साइंस के बारे में पढ़ेंगे। देखो, ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से समझोगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। क्योंकि इसमें हम साइंस और आर्ट की बात करेंगे और ज़्यादातर चांस रहेगा कि अगर गुप्ताज एम्पायर से क्वेश्चन उठाए यूपीएससी तो वो यहीं से क्वेश्चन उठाएगा ना, इसलिए बहुत ही एक डिसेंट वे में आपको पढ़ना है। साइंस की बात करेंगे तो एज ए टोल्ड यू ऑलरेडी, साइंस ही नहीं, यहाँ पर साइंस के साथ साथ मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी जैसे टॉपिक पे भी बहुत ज़्यादा काम हुआ। और यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो गुप्ता रूलर थे, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी को लेकर और उन्होंने बहुत प्रमोट किया इसको। बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, नए नए सिद्धांत आए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो पहले लोगों को नहीं पता थी, लोग कुछ का कुछ समझते थे और बाद में वो चीज़ें क्लियर हुई। यानी कि ये मैं बात कर रहा हूँ कब की, मैं बात कर रहा हूँ 4वीं और 5वीं शताब्दी के आसपास की बात कर रहा हूँ मैं। यानी कि जब पूरी दुनिया को खाने की तमीज़ नहीं थी, पूरी दुनिया को रहने का तरीका नहीं पता था, पूरी दुनिया तरह तरह के ऊटपटांग के पूर्वाग्रहों से ग्रसित थी, तब हमारे इंडिया में साइंस, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी एकदम से बहुत ज़बरदस्त तरीके से डेवलप हो रही थी। तो आप यहाँ पर अंदाज लगा सकते हैं कि किस स्तर तक हम लोग थे। साइंटिस्ट की अगर बात करें तो आपने नाम सुना होगा आर्यभट्ट का। ये ग्रेट इंडियन मैथमेटिक्स थे,
एस्ट्रोनॉमर थे और ये गुप्तास के टाइम पे ही थे। इन्होंने किताबें लिखी थी 2 जो कि बहुत फेमस हुई आगे चल के, और इन किताबों के अभी भी इन किताबों पर रिसर्च हो रही है, इनके सिद्धांतों को समझने की कोशिश की जा रही है। एक था आपका सूर्य सिद्धांत और दूसरा था आपका आर्यभट्टीय। याद रखिएगा ये दोनों किताबें किसकी हैं? आर्यभट्ट की हैं। तो ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जीरो को कॉन्सेप्चुलाइज किया। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी। एक बहुत बड़ी गलतफहमी हिंदुस्तान में है कि जीरो की खोज आर्यभट्ट ने की थी, और लोग कई बार ये क्वेश्चन पूछते भी हैं और यहाँ पर विवाद भी होता है बहुत ज़्यादा। तो मैं आपको पूरी कहानी समझा रहा हूँ एक्चुअल में क्या है, और आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी आज जीरो के बारे में, और ख़ासतौर से इनकी उसकी उत्पत्ति के बारे में पता चलेगी। अच्छा, होता क्या है कि जनरली आपको बहुत सारी किताबों में मिलेगा कि जीरो की खोज की थी आर्यभट्ट ने, लेकिन जो कुछ वामपंथी विचारधारा वाले लोग हैं, क्योंकि वो नेशनलिस्ट नहीं होते हैं, तो देश की किसी भी चीज़ से उनको मतलब नहीं होता, और जो नेशनलिस्ट होते हैं उन्हें वामपंथी विचारधारा से कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता है कि एक पक्ष कहता है कि जीरो की खोज आर्यभट्ट ने की थी, और दूसरा पक्ष कहता है कि अगर जीरो की खोज आर्यभट्ट ने की थी तो क्या आर्यभट्ट के पहले जो नंबर सिस्टम था वो काम नहीं करता था? नंबर सिस्टम कैसे काम करता था? तो यहां पर देखिए मसला क्या है कि जीरो की खोज आर्यभट्ट ने नहीं की थी, जीरो को कॉन्सेप्चुलाइज किया था, जीरो को उन्होंने एक्सप्लेन किया था। जीरो पहले से हुआ करता था, शून्य की गणना की गई है, महाभारत काल से भी की गई, तो जीरो पहले हुआ करता था, गिनती हुआ करती थी 1 2 3 4 10 12 50 करोड़ों तक गिनती हुआ करती थी। महाभारत में जो जिस तरीके से सेनाओं का वर्णन है गिनती में, उससे हमें पता चलता है कि 7 सहस्त्र ये सब था पहले से, लेकिन ये सब शब्दों में लिखे जाते थे, यानी कि ये वर्ड्स में लिखे जाते थे। इनको डिनोट करने के लिए कोई पर्टिकुलर साइन नहीं था। आगे चल के इन्हीं के टाइम पे मैथमेटिक्स के टर्म्स को डिनोट करने के लिए एक साइन इन्होंने बनाया, जो जैसे आज आप लिखते हैं, मैं बोलूँ 1 तो आप 1 एक डंडा खींच देंगे, लाइन खींच देंगे। पहले क्या है, 1 को मतलब ONE 1 लिखा जाता था, मतलब इनके पास सिंबल नहीं हुआ करते थे, उसको सिंबलाइज किया आर्यभट्ट ने। और इसी तरह से शून्य भी था। शून्य बहुत पॉपुलर था, शून्य जानते थे, भारतीय लोग इसका यूज करते थे बड़ी बड़ी गणनाओं में। अगर ये सिंबलाइज नहीं किया जाता, इनको डिनोट करने के लिए सिंबल नहीं बनाए जाते, तो बड़ी बड़ी गणनाएं करने बहुत मुश्किल हो जाती। आप सोच सकते हैं, आप मैथ के स्टूडेंट हैं, अगर ये जो नंबर आप पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7, अगर ये नंबर में ना होके शब्दों में हुआ करता, ONE 1 TWO 2 FOUR 4 5, इस तरह से अगर हुआ करता, तो क्या आप मैथ की चीज़ें सॉल्व कर पाते? बहुत मुश्किल होता, जटिल हो जाता ना। यही काम आसान किया आर्यभट्ट ने, और ये बहुत बड़ी इनकी उपलब्धि थी। अब बात करते हैं जीरो की। तो जीरो का पहले यूज होता था, लेकिन जीरो को कैसे डिनोट किया जाए ये नहीं पता था हमें। तो आर्यभट्ट ने जीरो को क्या किया? सिंबलाइज किया। उन्होंने एक गोला बनाया और कहा भैया ये है जीरो। तो अभी समझ में आ गया कि जीरो को कॉन्सेप्चुलाइज और सिंबलाइज किसने किया? आर्यभट्ट ने किया। लेकिन जीरो की खोज किसने की थी? नहीं पता किसने की थी। इतना कंफर्म है कि किसी इंडियन ने ही की थी, एक अननोन इंडियन ने की थी, लेकिन जीरो को कॉन्सेप्चुलाइज किया था, सिंबलाइज किया था आर्यभट्ट ने। जीरो को एक्सप्लेन किया था, डिफाइन किया था आर्यभट्ट ने। इसके साथ साथ आर्यभट्ट ने जो आपका था वो दशमलव पद्धति भी उन्होंने शुरू की थी। ठीक है, मतलब है कि हर अंक को 10-10 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा। जैसे 100 है, उसको 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, 10 को 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 को भी हम 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो फिर 0.1 आएगा, फिर उसको भी हम 10 पार्ट में डिवाइड, इस तरह से पॉइंट में एक के बाद एक के बाद एक के बाद अंक बढ़ाएंगे। तो ये जो दशमलव सिद्धांत था, पॉइंट वाला जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, ये डेसिमल जिसको बोलते हैं, डेसिमल सिस्टम, इसकी खोज इसको भी किसने डिजाइन किया था? आर्यभट्ट ने किया था। इसके साथ साथ उन्होंने पाई की वैल्यू भी दी, और पाई की बहुत सटीक वैल्यू दी। आज के पाई की वैल्यू से 99.99999% पाई की वैल्यू मैच करती है आर्यभट्ट की। अब सोचिए आप, उतने साल पहले, आज से लगभग 1600 से 1700 साल पहले इन्होंने पाई की वैल्यू दे दी थी। आप क्या उम्मीद कर सकते हैं इनसे? क्या उम्मीद किया जा सकता है एक भारतीय से? बहुत जबरदस्त साइंस थी उस टाइम की।
इन्होंने एक चीज और बताई कि धरती फ्लैट नहीं है। पूरे यूरोप में, पूरे क्रिश्चियन जगत में, पूरे दुनिया में ये भ्रम फैला हुआ था कि धरती चपटी है, और इसलिए लोग समुद्री यात्रा नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि समुद्री यात्रा अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे समुद्र खत्म होगा और वो गिरता होगा नीचे कहीं, तो हम गिर जाएंगे और मर जाएंगे। लेकिन आर्यभट्ट ने बताया कि धरती चपटी नहीं है, धरती गोल है, और ये घूमती भी है, अपने एक्सिस में भी ये घूमती है, और सूरज के चारों तरफ भी ये घूमती है। इन्होंने बहुत सारी चीजों का खंडन किया, यानी कि उस टाइम में एक आदमी ने बता दिया था कि धरती गोल है, अपने एक्सेस में घूमती है, और इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बता दिया था कि सूरज धरती के चारों तरफ नहीं घूमता, बल्कि सूरज स्थिर है, धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है। ये बताया था किसने? आर्यभट्ट ने। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद इन्होंने सूरज और धरती के बीच में एक डिस्टेंस भी निकाली थी, और लगभग वो सटीक डिस्टेंस आज भी मौजूद है। आज अगर नासा की जो डेटा है, जो नासा ने डेटा दिया है डिस्टेंस निकालने के लिए, डिस्टेंस जो सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस है, उससे काफ़ी हद तक मैच करती है आर्यभट्ट की। अब सोचिए, उस टाइम ना इनके पास किसी भी तरह का टेलीस्कोप हुआ करता था, ना बहुत सारे यंत्र हुआ करते थे। अब एक आदमी 1700 साल पहले अगर वो गणनाएं करके, मैथमेटिकल जो है गणनाएं करके वो ये बता दे कि सूरज और धरती के बीच में कितनी दूरी है, और आज से वो लगभग काफ़ी हद तक मैच करे, तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का विद्वान होगा वो। ये गुप्ताज की देन थी इंडिया को। ऐसे ही नहीं उसको गोल्डन एरा और क्लासिक एरा कहा जाता है, कुछ ना कुछ तो था। तो यहां पर ये देखिए, हमने ये बात की इनकी। इन्होंने ज्योमेट्री के बारे में लिखा, एस्ट्रोनॉमी के बारे में लिखा, मैथमेटिक्स के बारे में लिखा, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में भी लिखा था इन्होंने। तो हम कह सकते हैं कि भारत में भैया विद्वानों की कमी नहीं थी। बस यहाँ पर समस्या क्या हुई कि हमारे मैटर को कभी दुनिया के सामने आने ही नहीं दिया गया, और साइंस की मतलब जगत में पूरा का पूरा श्रेय किसने ले लिया? अंग्रेजों ने लिया, वेस्टर्न जगत ने ले लिया। इसके बाद एक दूसरे थे आपके वराह मिहिर, जिनका नाम था, इन्होंने ब्रह्म संहिता नाम की एक किताब लिखी थी। ठीक है, ये एस्ट्रोनॉमर और एस्ट्रोलॉजर बहुत थे। इनके दिमाग में हमेशा ब्रह्मांड की अनंत गणनाएं चलती रहती थी। ये तारों को देखते रहते थे, ये चंद्रमा को गति को मेजर करते रहते थे। ये बाकी के जो और आपके बॉडीज़ हैं उनके मूवमेंट को देख के पता लगाने की कोशिश करते थे कि आखिर में है क्या। ये दो साइंटिस्ट हमारे पास थे, खतरनाक वाले, एकदम धुरंधर। उसके बाद एक और थे फिजिशियन आपके, डॉक्टर, नाम था उनका धन्वंतरी, जिनको कहा जाता है फादर ऑफ आयुर्वेद। इन्होंने क्या किया? आयुर्वेद को लिखा, जो कि आज हमारे पास मौजूद नहीं है दुर्भाग्य से, क्योंकि नालंदा जला दी गई है। तो धन्वंतरी बहुत बड़े डॉक्टर हुआ करते थे, फिजिशियन होते थे, और इन्हीं के टाइम पे थे। धन्वंतरी नवरत्नों में से एक थे। किसके? ऐसा कहा जाता है, संभावना है इनकी कि जो चंद्रगुप्त सेकंड थे। इसके बाद सुश्रुत, कौन नहीं जानता इनको? तो सुश्रुत को, इन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी। ठीक है, ये सुश्रुत जो थे, इन्होंने सर्जरी करना सिखाया पूरी दुनिया को। सबसे पहले इंडिया में सर्जरी इंडिया में ही हुई थी, सर्जरी वाला कॉन्सेप्ट। अब सोचिए क्या विद्वता है इनकी। ये 600 के आसपास थे, हालांकि ये गुप्ताज के बाद माने जाते हैं सुश्रुत, लेकिन कहीं ना कहीं वो गुप्ताज वाला प्रभाव ही था जो आज भी हिंदुस्तान में देखने को मिलता है हमारे सोसाइटी में। डिटेल सर्जिकल प्रोसीजर्स के बारे में लिखा हुआ है सुश्रुत संहिता में। सबसे पहली अगर दुनिया में सर्जरी की थी किसी ने, तो सुश्रुत ने की थी। ठीक है, एक अंग के मांस को दूसरे अंग के मांस में लगा देना, दूसरे अंग में लगा देना। ठीक है, जनरली क्या होता था, जैसे आपके फेस में कटवट हो गए और आपका फेस में गड्ढा हो गया, तो वो क्या करते थे, जांग से मांस को निकाल के, थाई से मांस को निकाल के फेस में लगा के बराबर कवर कर देते थे। इस टाइप की जटिल सर्जरी इन्होंने की, और इनके जो इंस्ट्रूमेंट सुश्रुत संहिता में दिए गए हैं वो सारे के सारे आज के मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स के साथ मैच करते हैं। उसके साथ साथ मैंने बताया था कि गुप्त रूलर्स ने ही नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई थी। दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, जो कि सेंटर था ये बुद्धिस्ट का और सनातन धर्म का। ये सेंटर था अदर लर्निंग्स का। पूरी दुनिया को इसने अट्रैक्ट किया, बहुत
सारे स्टूडेंट यहाँ पढ़ा करते। अब आप समझ सकते हैं कि इसका कॉलेज जो था वो 10,000 स्टूडेंट का कॉलेज था। 10,000 स्टूडेंट जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हो आज से 1600 साल पहले, अब सोचो वो यूनिवर्सिटी कितनी ज़बरदस्त होगी। इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी, कहा जाता है 6 मंजिल से लेकर 9 मंजिल तक की लाइब्रेरी इनकी संभावना है कि रही हो। और उसको फिर डेमोलिश किया था किसने? बख्तियार खिलजी ने। इसके बारे में बताऊंगा मैं भी आपको। तो गुप्ताज ने क्या किया था, बहुत सारे साइंटिस्टों को, विद्वानों को जगह दी थी अपने दरबार में। अब नालंदा यूनिवर्सिटी की मैं बात करने वाला था, तो देखिए ये है नालंदा यूनिवर्सिटी के अवशेष। आप इन अवशेषों को देखकर अंदाज लगा सकते हैं कि 1600 साल के बाद आज ये अवशेष ऐसे दिख रहे हैं, उस टाइम कितने भव्य रहे होंगे। ये आर्ट का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है पूरी दुनिया के लिए, इंडियंस का। और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में कहीं नहीं थी उस टाइम पे। लेकिन दुर्भाग्य से एक बहुत बुरी चीज हुई। ये देखिए, ये दीवारें यूनिवर्सिटी की, ये आज के खंडर हैं जो मौजूद हैं। हुआ क्या था, अब समझो पूरी कहानी। इस चित्र को देखते जाइए और कहानी समझते जाइए, सुनते जाइए। 1206 के बाद जो दिल्ली सल्तनत शुरुआत होती है, तो दिल्ली का पहला सुल्तान जो बनता है, दिल्ली का सुल्तान नहीं, सॉरी, सल्तनत टाइम का जो सुल्तान पहला बनता है वो बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा सुल्तान दिल्ली से शुरू हुआ था, इल्तुतमिश ने दिल्ली से शासन करना शुरू किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो लाहौर उसकी कैपिटल थी, वहां से हिंदुस्तान में दिल्ली सल्तनत के शासन को संभालता था। उसका एक सेनापति था बख्तियार खिलजी। उसको भैया बंगाल के लिए भेजा गया कि बंगाल जाओ और विजय फतेह करके आओ बंगाल को। तो वो अपनी सेना लेके निकला बंगाल फतेह करने के लिए। रास्ते में बिहार पड़ता था। बिहार जब ये होके गया तो रास्ते में इनको एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी दिखाई थी, बहुत बड़ा विश्वविद्यालय दिखाई दिया, एकदम भव्य बना हुआ था। अब इन्होंने कहा कि जितना भी गैर इस्लामिक आपको आर्किटेक्चर देखा है वो सब उखाड़ दो, तोड़ दो। तो इनके सेना ने क्या किया, बस यूनिवर्सिटी को तोड़ना शुरू किया। अब पूरी यूनिवर्सिटी को, नालंदा यूनिवर्सिटी को देखते देखते ढेर कर डाला। कई महीनों तक ये तोड़ फोड़ चली, पूरे विश्वविद्यालय को तबाह कर दिया गया कि कहीं कोई दूसरा कल्चर हमसे आगे ना निकल जाए। इसीलिए उसके बाद फिर जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ। सबसे ज़बरदस्त चीज़ जो होती है किसी भी देश के लिए, उस देश की लाइब्रेरी, उस देश की पुस्तकालय। और फिर नालंदा यूनिवर्सिटी का जो पुस्तकालय था, जो कि 6 से 9 मंजिल का था, इतना बड़ा पुस्तकालय था, उसमें लगा दी गई आग। और वो आग ऐसी लगी कि 3 महीने से 6 महीने लग गए उस पूरे पुस्तकालय को जलने में। 3 से 6 महीने तक सुलगता रहा पूरा नालंदा। और भारत की जितना भी ज्ञान रखा हुआ था उस यूनिवर्सिटी में, जितनी भी किताबें रखी हुई थी, आज जितने भी हमारे पास एंशिएंट बुक्स हैं वो कोई भी पूरी मौजूद नहीं है। 10-15% ही केवल मौजूद हैं। हर किताब का कुछ 10-15% अंश ही हमारे पास मौजूद है। कई किताबें तो पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी हैं। उस किताबों में जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जो लोग थे, उनके जो नोट्स हैं, उनसे हमें चीज़ें पता चलती हैं। तो एक पूरी की पूरी 1000 से 5000 सालों को जलाने का प्रयास किया गया। उसमें इंडिया की किताबें नहीं जलाई गई, सिर्फ वो 5000 साल जला दिए गए जो इंडिया के इतिहास के बारे में डिटेल वर्णन करते हैं। और संभवतः ये भी चांसेस थे कि अगर वो लाइब्रेरी हमारे पास होती तो आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन के रहस्यों को सुलझा पाते। तो नाम याद रखिएगा, इसको जलाया था दिल्ली सल्तनत में जो सुल्तान थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को तहस नहस किया था, बर्बाद किया था। और हम लोग हिंदुस्तानी आज हमने उसी नालंदा के बगल में बख्तियारपुर नाम का एक शहर बसाया है बख्तियार खिलजी के सम्मान में। इससे बड़ी विडंबना देश के लिए कुछ नहीं हो सकती। फिलहाल आगे देखेंगे। मैं एक इतिहास का अध्यापक हूं, मैं अनबायस्ड होकर चीजें आपको बताऊंगा। मेरा किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय के लिए कोई भी एक झुकाव नहीं आपको देखने को मिलेगा। जो हकीकत है मैं आपको वो बताऊंगा। अब यहाँ के आर्ट और आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें कुछ चीजें देखने को मिलेंगी बढ़िया, जैसे जबरदस्त मंदिर, भव्य मंदिर देखने को मिलेंगे, महल देखने को मिलेंगे। हालांकि पूरे तरीके से मौजूद नहीं है वो, लेकिन उनके अवशेषों को देखकर हम अंदाज लगा सकते हैं कि कितने ये भव्य रहे होंगे। मंदिर, महल,
पेंटिंग्स का कहना क्या है भैया, गुप्त काल की जो पेंटिंग थी उसने तो पूरे यूरोप जगत को, पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को ऐसे चेतावनी दे दी है। आप कभी जाएंगे एलोरा और अजंता तो आप वहां की पेंटिंग्स को देखिएगा, मैं अभी दिखाऊंगा आपको, फिर आप मैच करिएगा कि क्या औकात है वेस्टर्न वर्ल्ड की कि इंडियन आर्ट से और पेंटिंग से मुकाबला कर पाए, वो भी 1600 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं। इसके बाद स्कल्पचर जो देखने को मिलते हैं वो भी अपने आप में बहुत ज्यादा यूनिक है। मंदिरों की शुरुआत संभवतः यहीं से हुई, यानी भारत में जो मंदिर बनने के जो प्रमाण मिलते हैं वो इन्हीं के टाइम से मिलते हैं, यहीं से मंदिर बनना शुरू हुआ। और हालांकि दुनिया का जो मतलब भारत का इकलौता सबसे पुराना जो टेम्पल है, सबसे पुराना टेम्पल का जो एग्जाम्पल मिलता है वो है आपका दशावतार टेम्पल। ठीक है, ये दशावतार टेम्पल देवगढ़ जगह झांसी के पास यूपी में, वहां पे ये टेम्पल है। तो ये इंडिया का अर्लीस्ट सर्वाइविंग हिंदू टेम्पल है। आई रिपीट, अर्लीस्ट सर्वाइविंग हिंदू टेम्पल ऑफ इंडिया, दशावतार, वो मैं दिखाऊंगा अभी आपको। इसके बाद यहां, अच्छा, इस मंदिर को अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ही एकदम महीन, एकदम बारीक आर्ट का यहां पर दर्शन होगा कि कितना जबरदस्त आर्ट डेवलप थी गुप्तास की। ठीक है, इसके बाद पेंटिंग्स ऑफ द अजंता। ठीक है, अजंता की पेंटिंग्स के बारे में तो क्या है, जो बुद्धा के लाइफ के बारे में, यानी कि अजंता में उन्होंने ऐसी पेंटिंग्स बनाई कि बुद्धा की पूरी लाइफ को दीवालों पर उकेर के रख दिया एकदम। और इवन केवल बुद्धा की लाइफ के बारे में नहीं, जो और भी बोधिसत्व हुए हैं, यानी कि जिन्होंने बुद्ध बनने का प्रयास किया लेकिन पूरी तरह से बुद्ध नहीं बन पाए, तो उनको बोधिसत्व कहा जाता है। उनकी लाइफ को उन्होंने उकेरने का प्रयास किया। बुद्धास के पूर्व जन्मों की कहानियों को उन्होंने क्या किया, दीवारों पर पेंटिंग करके बना दिया। ये अपने आप में एक यूनिक है। जातक कहानियों के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो बुद्धास की कहानियां हैं, बुद्धा के पिछले जन्मों की कहानियां हैं और हमें बहुत सारी सीख देती हैं। उन जातक कथाओं को उन्होंने दीवारों पर उकेर के रखा है। अजंता है, एलोरा है, मथुरा में देखने को मिल जाएगा, सारनाथ में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अनुराधापुर, ठीक है, फिर इसके बाद सिगरैया, श्रीलंका में आपको गुप्तास का आर्ट और आर्किटेक्चर का प्रभाव देखने को मिलेगा। ये सब एग्जाम्पल हैं गुप्तास के। इतने बड़े थे ये, 70% हिंदुस्तान पर इनका शासन था, लेकिन इन्होंने आसपास के देशों तक अपना प्रभाव छोड़ा। बनारस स्कूल ऑफ आर्ट की अगर मैं बात करूं तो वो गुप्तास का ही प्रभाव था कि बनारस आर्ट ऑफ स्कूल बना, पूरी तरह से एकदम स्वदेशी। इसके बाद टेम्पल कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताया कि इनकी सबसे यूनिक एक चीज थी। और संभव था कि अगर प्रॉपर तरीके से मंदिर बनना शुरू हुए इंडिया में तो वो गुप्तास के टाइम से हुए, यानी कि आप कह सकते हैं कि मंदिर वाला जो कॉन्सेप्ट आया वो कहां से आया, गुप्तास से आया। और उसका एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, दशावतार टेम्पल देवगढ़ झांसी के पास जो था। इनके जो मंदिर होते थे वो नागर स्टाइल में हुआ करते थे। नागर स्टाइल क्या होता है, मैं बिना चित्रों के आपको नागर स्टाइल नहीं समझा सकता। ठीक है, इसलिए मैं क्या करूंगा, जब मैं आपको स्कूल ऑफ आर्ट बताऊंगा तब मैं आपको मंदिर के बारे में बताऊंगा कि किस तरह के टेम्पल कंस्ट्रक्शन हुआ करते थे, द्रविड़ शैली क्या होती थी, नागर शैली क्या होती थी और क्या क्या नाम होते थे। ये सारी चीज मैं आपको डिटेल जब पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको स्कूल ऑफ आर्ट बताऊंगा। तो ये समझिएगा। अब ये देखो, ये है दशावतार टेम्पल, जो कि सबसे पुराना इंडियन हिंदू टेम्पल है जो अभी तक बचा हुआ है। ये गुप्तास के टाइम पे भी डिजाइन किया था। अब यहाँ पे आप देखिएगा इनकी बनावट, देखिए आप इनके दरवाजों के चौखट को देखिए, ये कितनी महीन कलाकारी की गई है। और इस पार्ट को भी थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर कोई एक चित्र बना हुआ है। अब वो चित्र क्या बना हुआ है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है वो चित्र, इसमें विष्णु सैया पर लेटे हुए हैं। अब इनके चेहरे को आप देखो, ठीक है, फेस में क्या आपको इमोशंस झलक रहे हैं। यानी गुप्तास के आर्ट में, मूर्ति कला में आपको एक चीज ऐसी देखने को मिलेगी कि ये चेहरों पर इमोशंस बना सकते थे। आपको पता चलेगा कि कोई आदमी, कौन सा आदमी एक्साइटेड है, कौन सा आदमी सैड है, कौन सा आदमी रोने ही वाला है और कौन सा आदमी जस्ट हंसने ही वाला है, कौन सा आदमी हंस रहा है, कौन सा आदमी रो रहा है, दुखी कौन सा है, कौन सा एकदम वो वाला फेस नहीं होता, वो सस्पेंस वाला फेस होता है, अब क्या होने वाला है। इस टाइप के फेस भी आपको पता चल जाएंगे, वो उकेरे गए।
इस फेस में आप देखिए एकदम काम और शांत चेहरा दिख रहा है, इमोशंस यानी भाव प्रतीत हो रहे हैं। उसके साथ साथ इनके ऑर्नामेंट्स को आप देखिए कि इन्होंने कितनी बारीकी से इनको डिजाइन किया है, मुकुट को आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप इनके अंगों के रेशियो को देखिए कि जो चेहरा बनाया गया है वो शरीर के एकदम सही अनुपात बनाया गया, यानी कि इनको बहुत जबरदस्त तरीके से पता था कि हमें कैसे चीज़ों को बनाना है। ये गुप्तास का आर्ट एंड आर्किटेक्चर था आपका, ये दशावतार टेम्पल है। अब इसी के बाद हम बात करें और थोड़ा सा इसके बारे में बात करें तो क्लासिकल इंडियन म्यूजिक जो है आपका, शास्त्रीय संगीत और क्लासिकल डांस, वो संभवतः गुप्तास के पीरियड में ही इंडिया में शेप लेना शुरू हुआ और प्रॉपर तरीके से अपने एकदम डेवलपमेंट की तरफ बढ़ चला। ये गुप्तास की देन थी, ठीक है। और ना केवल मैं बात करूं कि इनका प्रभाव इंडिया में था, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, श्रीलंका में इनकी आर्ट के दर्शन होते हैं हमें, और श्रीलंका के साथ साथ इनकी कलाओं का प्रभाव हमको पूरे साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिलता है, यानी इंडोनेशिया, थाईलैंड आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको भी गुप्तास से प्रभावित चीजें मिलेंगी। और कंबोडिया का जो टेम्पल था अंकोर वाट टेम्पल, काफी हद तक वो मैच करता है इनके आर्ट से। तो ये इनका जो प्रभाव था बड़ा जबरदस्त था। इसके साथ साथ सुल्तानगंज से एक बुद्धा की ब्रॉन्ज स्टैच्यू मिली जो कि एब्सोल्यूट एग्जाम्पल है बनारस स्कूल ऑफ आर्ट का, एकदम बेस्ट एग्जाम्पल है। 7.5 फुट की ये मूर्ति थी, अंग्रेजों के टाइम पे मिली थी, अंग्रेजों ने उठा के उसको रख दिया अपने लंदन के म्यूजियम में, बर्मिंघम पैलेस कोई करके है, वहां का एक म्यूजियम है, उसमें रखी हुई है मूर्ति। अंग्रेज यहां से अगर आप यूरोप के किसी भी म्यूजियम में जाके देखेंगे तो आपको 90% चीजें हिंदुस्तानी मिलेंगी। और अगर कहीं ऐसा एक समझौता हुआ कि अंग्रेजों ने कहा कि भैया इंडिया की जो जो चीज है ले लो हमसे वापस, और अगर हम अंग्रेजों से अपनी चीजें वापस लेंगे तो आप यकीन मानिएगा कि 95% म्यूजियम खाली हो जाएंगे यूरोप के। तो ये जो मूर्ति सुल्तानगंज में मिली, बुद्धा की ब्रॉन्ज स्टैच्यू थी, और इसको उठा के उन्होंने वहां रख लिया। इसके बाद मेहरौली का एक आयरन पिलर भी है, दिल्ली में लगा हुआ है मेहरौली का आयरन पिलर, आप वहां पे देखेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे तो रस्टलेस पिलर है ये। 1600 साल से ज्यादा हो गए, 1500 साल से ज्यादा हो गए इस पिलर को, लेकिन 1% भी इस पिलर में कहीं भी जंग का निशान नहीं है। और 99% फ्लेक्सिबल लोहे से बनाया गया ये पिलर है, आयरन पिलर ऑफ मेहरौली में दिखाऊंगा भी आपको इसमें। तो आप कह सकते हैं कि इनको पता था कि लोहे को जंग से कैसे बचाना है। आज हम लोहे को बचाने के लिए उसको जिंक में डुबोते हैं, ठीक है, उसमें लोहे में कोई भी परत नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें जंग नहीं लगाया। ऐसा क्या किया उन्होंने उस लोहे में, ये अभी भी प्रश्न चिन्ह है। ये जो पिलर है आपका, ये 7 मीटर लंबा पिलर है, बहुत ऊंचा पिलर है ये, और रस्ट फ्री मेटल से बनाया गया है, मैंने अभी आपको बताया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीजें थी इनको जो है धातु विज्ञान के बारे में पता था, तभी तो उन्होंने इतना जबरदस्त पिलर बनाया कि भैया 1500 साल के बाद भी उसमें जंग नहीं लगाया। तो इनको मेटलर्जी का बहुत जबरदस्त ज्ञान था, इनको लोहे को ढालना, मेटल बनाना, मेटल्स को मिला के अलॉय बनाना बहुत अच्छे तरीके से इनको आया करता था। ये है वो सुल्तानगंज वाली बुद्ध की जो प्रतिमा मिली है 7.5 फीट की, देखिएगा ये बनारस स्कूल ऑफ आर्ट का एक उम्दा नमूना है, और इससे हम पता लगा सकते हैं कि भाई गुप्तास के टाइम पे मूर्ति विज्ञान कितना डेवलप था। अब चेहरे को देखो बुद्ध के, कुछ मत देखो, इनके फेस को देखो, आपको इमोशन छलक रहे हैं कि नहीं छलक रहे, आपको इनके फेस में भावनाएं दिख रही होंगी। ये सबसे जबरदस्त चीज थी गुप्तास के आर्ट की, कि वो फेस में, चाहे वो पेंटिंग हो चाहे वो मूर्ति हो, वो फीलिंग्स को बना सकते थे फेस में। ये गुप्तास पीरियड का एक मतलब यूनिक चीज हुआ करती थी। और देखते हैं आगे, ये है मेहरौली का वो पिलर जो संभवतः कुतुब मीनार के गेट के पास लगा हुआ है। मेहरौली का जो ये पिलर आपको दिख रहा है 7 मीटर लंबा है और रस्ट फ्री, आज भी 1,500 सालों के बाद भी इसमें कोई भी जंग नहीं लगा हुआ है। अब यहां पर जब आर्ट और आर्किटेक्चर की हमने बात करी, तो अब थोड़ा सा अजंता केव के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये उसी सेक्शन के अंतर्गत आ जाता है। तो अजंता केव्स के बारे में यहाँ पर कुछ डिटेल लिखी हुई, मैंने कुछ अच्छी चीजें हैं जो हाईलाइट भी कर ली है, नोट कर लीजिएगा इसको। जो अजंता की आपकी केव है वो एक सीरीज मिली। एक्चुअली में था क्या कि
अंग्रेजों की सेना मार्च कर रही थी महाराष्ट्र में, और इन्हें एक जंगल से होकर गुजरना था। और जैसे ये जंगल से होकर गुजरे थे, इनको पहाड़ी में लाइन से बने हुए दरवाजे दिखे, ऐसे हिडन दरवाजे टाइप के, नहीं गुप्त होते हैं जो जंगलों में। वो जाके उन्होंने जब देखा, उसकी साफ सफाई की, पता किया, तो भैया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के इतिहासकार आए, आर्कियोलॉजिस्ट आए, और उन्होंने देखा तो एकदम शॉक्ड, कहीं ये है क्या, ये यहाँ पे अभी तक समझ ही में नहीं आ रहा था ये है क्या। मतलब हिंदुस्तानी इतने जबरदस्त टैलेंटेड कैसे हो सकते, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। और ये सारी चीजें कहां मिली? वेस्टर्न घाट में मिली। वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट आपकी, तो वेस्टर्न घाट में मिली। कहां है ये? औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, महाराष्ट्र में है। नदी का नाम याद रख लो भैया, वाघोर नदी के पास, ठीक है, वाघोर नदी, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। और माउंटेन्स रेंज कौन सी है? वेस्टर्न घाट। 29 केव्स हैं टोटल, 29 केव हैं, जिसमें सारी की सारी बुद्धिस्ट केव हैं। अजंता की सारी बुद्धिस्ट हैं। एलोरा में कुछ हिंदू भी मिलेंगी आपको, जैन भी मिलेगी। तो अजंता की जो केव है 29, वो सारी बुद्धिस्ट हैं। उसमें से 25 केव जो हैं वो बिहार हैं। बिहार मतलब जो बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए बनाई जाती थी। तो बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए 25 केव बनाई गई हैं, जिन्हें बिहार कहा जाता है। और बाकी की जो 4 आपकी हैं वो चैत्य हैं। चैत्य क्या कहते हैं? चैत्य मतलब होता है जहां पर बुद्ध लोग पूजा पाठ किया करते हैं, साधना किया करते हैं। तो 25 रहने के लिए हैं, 4 पूजा वगैरह करने के लिए। इनका जो बनने का टाइम है वो 200 BC से लेके 650 AD तक है, ठीक है। तो इतना टाइम लगा था इनको बनने में। और ये कहीं ना कहीं इसमें बेजोड़ एग्जाम पे मिलता है गुप्तास का। हालांकि इनका जो एरिया था वो गुप्तास के एरिया से बहुत दूर था, लेकिन जो आर्ट और आर्किटेक्चर था, जो डिजाइन थी, वो गुप्तास की थी आपकी। इसको बनाया गया है बुद्धिस्ट मॉन्क्स के द्वारा, और ऐसे बुद्धिस्ट मॉन्क जो पैट्रोनाइज किए गए थे किसके अंडर में? वाकटक किंग के अंतर्गत ये पैट्रोनाइज किए गए थे, इनको संरक्षण मिला था। और ये गुप्तास की ही आर्ट थी आपकी। अब यहां पर हमें कैसे पता चलता है अजंता केव के बारे में? एक विस्तृत जो चीजें बताई हैं वो फाहियान का जो ट्रेवल अकाउंट है उससे हमें पता चलता है। तो फाहियान जो आया था चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आया था आपका, 380 से लेके 415 AD तक ये चंद्रगुप्त सेकंड का जो टाइम माना जाता है ये था। तो इनके टाइम पे आए थे फाहियान, और इनकी बुक से हमें पता चलता है इन केव के बारे में। इसके अलावा इसके बाद जो एक और चाइनीज ट्रेवलर आया जिसका नाम था हुइंग सांग, जो कि एम्परर हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। इन दोनों से हमें पता चलता है इन केव्स के बारे में एक एक डिफरेंट व्यू, और आप कह सकते हैं एकदम यूनिक व्यू पता चलता है। इन्होंने बताया उसके बारे में, और जब हमें मिला तो हमने मैच किया, तो हमें पता चला कि यार ऐसा है ये एक्चुअल में। ये देखो वो केव है, देखो और अंदाज लगाओ। ये है पूरा माउंटेन रेंज, और लाइन से ये बने हुए हैं इसमें। और ये छोटे छोटे कमरे दिख रहे होंगे आपको, ये कमरे ही गुफाएं हैं। ये हैं आपकी अजंता की गुफाएं। माउंटेन कौन सा है? वेस्टर्न घाट आपका। अंदाज लगा सकते हैं कि इन्होंने पूरे पहाड़ को कैसे अंदर से खोखला कर दिया, और अंदर ही अंदर छेनी हथौड़े से काट के, बिना ईंट और गारे का प्रयोग किए, बिना चूना का और सीमेंट का प्रयोग किए, इन्होंने इतने सुंदर सुंदर डिजाइनें बनाई। और मैं आपको अभी दिखाता हूँ अजंता केव्स के बारे में। ये देखिए, थोड़ा सा करीब से देखो। ये आप यहाँ पर दरवाजे देख सकते हैं, दरवाजे बनाए गए हैं, कमरे बनाए गए हैं, ये पिलर्स बनाए गए हैं। और ये सब कैसे किया? छेनी हथौड़े से। ये दरवाजा देखिए, और इस दरवाजे की आप डिजाइन देखिए, कितना जटिल डिजाइन बनी है। आज के जो वास्तुकार हैं आपकी, उनकी भी औकात नहीं है कि इस तरह की कोई डिजाइन बना दें। लेजर मशीन से, लेजर कटर जो होते हैं आपके, पत्थर को काटने वाली बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं डिजाइन करने वाली, उनसे पॉसिबल है कि ऐसा बनाया जा सकता है। लेकिन उस टाइम पे एक आदमी छेनी हथौड़े से लेके ये सारी चीजें बना रहा है, तो आप सोच सकते हैं उनकी क्वालिटी के बारे में, सोच सकते हैं उनके हुनर के बारे में, आप अंदाज लगा सकते हैं। ये वो पिलर्स हैं जो पिलर्स को बड़े बारीकी से काट के बनाया गया है बौद्ध लोगों के रहने के लिए। और इस गैलरी को देखो आप, ये गैलरी संभवतः ये एलोरा की है या अजंता की है। तो यहां पर आप इसकी छत देख सकते हैं, इसके पिलर्स देख सकते हैं। मतलब अपने आप में एक यूनिक चीज है कि 1500 साल पहले जब पूरी दुनिया अंधकार में खोई हुई थी, कोई भव्यता नहीं थी, सब एकदम जंगलियों की तरह सभ्य नहीं थे, कोई उतना ज़्यादा सभ्य नहीं थे, तब हमारे इंडियन लोग इस तरीके की चीज़ें बना रहे थे।
अब अजंता पेंटिंग्स की अगर हम बात करें तो अजंता पेंटिंग्स में हमको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, जैसे कि फ्रेस्को पेंटिंग हुआ करती थी, मतलब इसके तरीके बहुत हुआ करते थे। ब्रश से पेंटिंग, ये पहले क्या करते थे, दीवार को चिकना करते थे घिस के चिकना करने के बाद अंडे के खोल, चूना वगैरह और बहुत सारे केमिकल मिला के उसको वाइट किया जाता था, और उसके बाद फिर कई लेयर्स में पेंटिंग होती थी, ऑयल पेंटिंग हुआ करती थी, तो ऑयल से पेंटिंग किया करते थे। और इनकी एक खास बात है कि पेंटिंग करने के बाद जो वो चित्र होता था उसको वो लोग रेड कलर से आउटलाइन दिया करते थे। ये एक सबसे जबरदस्त विशेषता थी इनकी, रेड कलर से आउटलाइनिंग दिया करते थे। और ये याद रखना भैया, फ्रेस्को स्टाइल की ये पेंटिंग किया करते थे। एक और महत्वपूर्ण चीज मिली है आपको कि इतनी सारी अजंता की पेंटिंग्स हमें देखने को मिली हैं, और इन अजंता की पेंटिंग्स में आपको नीला कलर कहीं दिखाई नहीं देगा। यानी कि अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सा कलर है जो प्रेजेंट नहीं था, तो वो था आपका ब्लू कलर। ठीक है, और ये जो पेंटिंग है इन्होंने, मैंने आपको बताया था कि सारी की सारी पेंटिंग किस पर आधारित है, बुद्धिज्म पर आधारित हैं। इसमें जातक कहानियां गढ़ी गई हैं और बुद्धास के पिछले जन्मों के बारे में और उनकी लाइफ की घटनाओं के बारे में इसमें लिखा गया है। तो ये अपने आप में एक यूनिक स्ट्रक्चर था, इसलिए 1983 में यूनेस्को ने क्या किया, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया, एक प्रिजर्व कर दिया, इसको संरक्षित कर दिया। तो ये डेटा याद रखना भैया, 1983 में यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया था। पेंटिंग्स में देखो तो ये देखिए, ये एक दीवारों पर बनी हुई ये पेंटिंग है, आप देख सकते हैं इसमें रेड आउटलाइन दी गई है। अभी काफ़ी हद तक ये खुरच गई हैं, खराब हो गई हैं। अब इतनी भव्य जब ये देखने में अभी लग रही हैं, तो उस टाइम कितनी ज़बरदस्त रही होंगी। 1,500 साल पहले ये पेंटिंग कितनी ज़्यादा चमकदार और एकदम ग्लोरियस रही होंगी। ठीक है, तो आप उससे अंदाज लगा सकते हैं। ये पेंटिंग्स देखिए, एलिफेंट बने हुए हैं, ह्यूमन बने हुए हैं। रेशियो यहाँ पर आप देखिएगा कि कितना बढ़िया रेशियो था, साइंस का कितना अच्छा ध्यान रखा गया था इन पेंटिंग्स में। ये पेंटिंग्स देखिए जो सीलिंग पर बनी हुई हैं, छतों पर बनी हुई हैं, इसमें बुद्धास की अलग अलग चीज़ें दिखाई गई हैं, अलग अलग पोस्चर दिखाए गए हैं, और उनकी लाइफ के बारे में बताने की कोशिश की गई है। ये जो कि सबसे पॉपुलर पेंटिंग है यहाँ की। अच्छा, इन पेंटिंग्स में देखिए आपको कहीं नीला कलर दिख रहा है, कहीं भी ब्लू कलर नहीं दिख रहा होगा, या ऐसा हो सकता है कि भाई ब्लू कलर रहा हो, फेड हो गया हो, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमें नहीं मिला इस पेंटिंग्स में ब्लू कलर। ये पेंटिंग्स देखिए आप, मतलब एक उम्दा नमूना है ये कलाकारी का, और ऐसी पेंटिंग हमें देखने को ही नहीं मिलती कहीं पूरी दुनिया में। एलोरा केव्स की बात करें तो एलोरा केव्स से भी कुछ डेटाज मैं आपको बताऊंगा, इनको भी नोट कर लीजिएगा। एक तो ये है कि ये 100 किलोमीटर हैं कहाँ, अजंता से, और सह्याद्री एक महाराष्ट्र में रेंज है। एक्चुअल में ये है वेस्टर्न घाटी, महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट को ही सह्याद्री कहा जाता है। तो अजंता से ये 100 किलोमीटर दूर है, 100 किलोमीटर दूर है, ये भी महाराष्ट्र में। ठीक है, इसमें जो हमें मिला है वो 34 केव्स मिली हैं, 34 केव मिली हैं हमें, और जिसमें से 17 जो हैं वो ब्राह्मणिकल हैं, यानी कि हिंदू से रिलेटेड 17 आपकी केव हैं। 12 केव ऐसी हैं जो बुद्धिस्ट से रिलेटेड हैं, और बाकी 5 केव ऐसी हैं जो जैनिज्म से रिलेटेड हैं। इनका जो बनने का टाइम है वो 5वीं शताब्दी से लेके 11वीं शताब्दी तक है, 5th सेंचुरी से लेके 11th सेंचुरी तक इनको बनाया गया है। और ये बाद में बनी है, अजंता पहले बना है और फिर संभवतः अजंता को ही देखकर एलोरा की केव बनाई गई। तो ये अजंता के बाद बनाई गई हैं ये जो केव है आपकी। तो आप कह सकते हैं कि एलोरा और अजंता की केव में जो सबसे ज़्यादा नई हैं, न्यूअर हैं, वो कौन है, वो एलोरा है। ठीक है, तो एलोरा ज़्यादा नई है और अजंता ज़्यादा पुरानी है। इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था, उसी के साथ ही अजंता के साथ ही 1983 में। तो दोनों को 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज का खिताब मिला। रिमार्केबल जो चीज़ है, सबसे ज़बरदस्त जो चीज़ है, वो है एलोरा का कैलाश टेम्पल। अब एलोरा के कैलाश टेम्पल का तो कहना क्या है, इस मंदिर के बारे में भाई मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं आपको वर्णन कर सकूं इसकी कलाकारिता। मैं आपको सिर्फ दिखाऊंगा, बताऊंगा चीज़ें, आप अंदाज लगा सकते हैं कि किस स्तर की कलाकारी की गई है उसमें।
कैलाशनाथ जो टेम्पल है आपका, 16 गुफाएं मिली हैं उसमें, और इसका नाम जो है वो किसके 16 गुफाएं मिली, माय मिस्टेक, सॉरी, ये 16वीं गुफा है। यानी कि पूरे एलोरा की जो गुफाएं हैं उसमें से 16 नंबर की जो गुफा है वो कैलाशनाथ गुफा है, टेम्पल है। और इसमें बहुत बड़े एक माउंटेन को काट कर एक मंदिर के शेप में बना दिया गया है कैलाश टेम्पल को। और भगवान शिव के नाम से रिलेटेड है कैलाश टेम्पल। ट्रांस हिमालय का एक हिस्सा है। कहा जाता है कि शिव का निवास स्थान यही है, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम कैलाश टेम्पल पड़ा। ठीक है, तो मैं बताता हूं अभी आपको। ये देखो, ये है कैलाश टेम्पल, ये 16 नंबर की केव है। अब देखिए कि इतना बड़ा ये पत्थर, ये इसको काट के मंदिर बनाया गया है छेनी हथौड़े, कहीं भी कोई ज्वाइंट नहीं है, कहीं भी कोई अलग से पत्थर नहीं लगाया गया, ये सब काट के और तराश के बनाया गया है। आप अंदाज लगा सकते हैं इनकी कलाकारी के बारे में। और थोड़ा सा अच्छे व्यू में आपको दिखाऊं तो ये देखिए आप, ये पूरा का पूरा एक माउंटेन था। इस माउंटेन को ही इन्होंने काट छील के इस टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया मंदिर का। रेशियो आपको देखना हो तो आप यहाँ पे ये इंसान खड़े हुए हैं, आदमी खड़े हुए हैं, इनसे आप अंदाज लगा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ जूम करके, देखिएगा ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये इंसानों के आकार से आप पता लगा सकते हैं कि मंदिर कितना भव्य रहा होगा। और इस मंदिर को पूरी तरह से क्या किया कि काट छाट के बनाया गया है छेनी हथौड़े। सोचिए किस स्तर की डिजाइनिंग कैपेसिटी थी इनके पास, पत्थरों को तराश कितने सुंदर सुंदर मंदिर बना देना। आगे बढ़ते हैं, स्कल्पचर के बारे में बात करते हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि दो तरह के स्कूल ऑफ आर्ट हुआ करते थे इस टाइम पर, एक मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट होता था और एक बनारस स्कूल ऑफ आर्ट होता था। और इनके बारे में आपको डिटेल वीडियो बताऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि ये एक्चुअल में हुआ थे कैसे, ये तो समझ लो जरा। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये जो ट्रेडिशन है ये किसके कंटेम्प्रेरी चला है, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, ये कुषाण और गंधार स्कूल ऑफ आर्ट के कंटेम्प्रेरी था। हालांकि ये पूरी तरह से देसी था, यानी कि मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो था वो आपका इंडिया में डिजाइन किया गया था, इंडिया में डेवलप किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमको प्रभाव देखने को मिलता है, किसका, गंधार का प्रभाव देखने को मिलता है। और इसको जो पॉपुलर किया, इसको जो बनाया, विख्यात किया, वो किसने किया, जो आपके कुषाण थे उन्होंने इसको पैटर्नाइज किया और फेमस किया। इसके साथ साथ ये रेड स्टोन में जो कलाकारी की जाती थी उसके लिए फेमस था पूरी दुनिया में। ठीक है, अब हम बात करते हैं बनारस स्कूल ऑफ आर्ट की। तो बनारस स्कूल ऑफ आर्ट जो पूरी तरह से हिंदुस्तानी है, 1% भी इसमें कोई फॉरेन इफेक्ट नहीं है, फॉरेन इन्फ्लुएंस नहीं है बिल्कुल भी। तो बनारस स्कूल ऑफ स्कल्पचर जो है आपका वो पूरी तरह से देशज है, इंडियन है। ठीक है, चुनार सैंडस्टोन का प्रयोग किया गया है इसको बनाने के लिए ज़्यादातर, और मेटल इमेज भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं, धातुओं से बनाई गई इमेजेस। और जैसे बुद्धा की इमेज जो नालंदा से मिली, और सबसे ज़बरदस्त जो थी वो सुल्तानगंज वाली आपकी बुद्धा की जो इमेज थी 7.5 फीट की, जो मैंने आपको दिखाई थी, अंग्रेज अपने साथ उसको ले गए थे। ये बनारस स्कूल ऑफ स्कल्पचर की चीज़ें हैं। तो डिटेल बताऊंगा मैं अभी, अंतर किसी अगले वीडियो में आपको। अब यहाँ पर इनकी सोशल और कल्चर लाइफ के बारे में बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो हिंदू सोसाइटी है हमारी आज का, जो हिंदू संस्कृति है, उसको जो फाइनल टच मिला, इसके साथ साथ हिंदू जो बुक्स हैं आपकी, जैसे महाभारत हुई, रामायण हुई और स्मृतियाँ हुई बहुत सारी, तो ये सारी जो किताबें हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, इनको जो फाइनल टच मिला वो वैदिक काल में ही मिला। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये जितनी भी धार्मिक पुस्तकें थी, ये जो लिखी गई वैदिक एज की हैं और लेटर वैदिक एज की हैं, ये किताबें एक तरह से विलुप्त हो गई या पूरी तरह से अवेलेबल नहीं थी। तो इनको दोबारा से ढूंढ के कंपाइल्ड अगर किसी ने कराया, इसको पुनर्लिपिबद्ध अगर किसी ने कराया, तो गुप्ताज ने कराया था। ठीक है, हिंदू धर्म की जो वास्तविक डिज़ाइन आपको देखने को मिलती आज, वो गुप्तास के टाइम पे ही गढ़ी गई थी, बनाई गई थी। और एक तो पुष्यमित्र सुंग आया था, सुंग डायनेस्टी, उसने हिंदूज़ को थोड़ा सा पॉपुलर किया, आगे बढ़ाया। उसके बाद फिर जो गुप्तास थे उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया इनकी आर्ट को, इनकी संस्कृति को, इनके रिचुअल्स को, कस्टम्स को इन्होंने आगे से थोड़ा सा प्रोपेगेट किया।
इसके बाद जो गुप्तास किंग थे वो वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, ये वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इन्होंने टॉलरेंस वाली पॉलिसी अपनाई बुद्धिज्म और जैनिज्म के लिए, यानी कि ये खुद वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, लेकिन इन्होंने बुद्ध और जैन इन सभी को वही दर्जा दिया जो वैष्णविज्म को दर्जा दिया। और इवन इन्होंने बुद्धिस्ट आर्ट जो थी उसको भी क्या किया, स्टोर किया, उसको भी पैट्रनाइज किया और उसको फैलाया, प्रचार प्रसार किया उसका। शक्ति कल्ट जो आपका है, शाक्त संप्रदाय जिसमें शक्ति को सुप्रीम गॉड की तरह पूजा जाता है, वो भी इन्हीं के टाइम पे डेवलप हुआ था, उठा था। ठीक है, अब यहां पर एक चीज देखिएगा, आप लैडर वैदिक एज में देखेंगे और पुष्यमित्र शुंग के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो यहां पर सैक्रिफाई वाला कॉन्सेप्ट भैया बड़ा जोरों शोरों से हुआ, यानी कि यहां पर बलि वाला जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। लेकिन गुप्ताज का टाइम आते आते बलि को रिप्लेस कर दिया किसने, भक्ति और पूजा ने। अब यहां पर यह था कि ईश्वर भैया किसी जानवर की हत्या करने से प्रसन्न नहीं होता, बल्कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए भक्ति और पूजा की जरूरत होती है। तो सैक्रिफाइस को या हवन वगैरह जो आपका था, हवन वाले जो कर्मकांड थे उनको रिप्लेस कर दिया किसने, भक्ति और पूजा ने। तब यह वैष्णव संप्रदाय आपका बना था। ठीक है, अब तांत्रिकिज्म की अगर मैं बात करूं, तंत्रिज्म मतलब ये जादू टोना वगैरह, ऊपरी पावर वगैरह, यहां पर इसका भी बड़ा बोलबाला था और यहां पर ये भी काफी थोड़ा सा प्रोपेगेट हुआ, पॉपुलर हुआ। ठीक है, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है कि आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो चेस एक गेम है, शतरंज जो कि पूरी दुनिया में सबसे पॉपुलर गेम माना जाता है, वो शतरंज गेम उसकी शुरुआत हिंदुस्तान में हुई थी, हिंदुस्तान में बनाया गया था उसको, और वो गुप्त के टाइम पे ही बनाई गई थी। गुप्त एम्पायर में ही वो शतरंज डिजाइन किया गया था। कैसे पता हमें, मेरे पास एक प्रमाण है, यानी हमारे पास एक प्रमाण है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि भैया शतरंज हिंदुस्तान में ही डिजाइन किया गया था। वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, चलिए अभी देख लेते हैं। अच्छा देख लीजिए, ये देखो, ये आपको राधा और कृष्ण की एक मूर्ति दिख रही होगी, एक दीवार में बनाया हुआ है और उनके सामने एक बोर्ड रखा हुआ है। ठीक है, उस बोर्ड के आप जो ब्लॉक हैं उनको काउंट करिए। चलिए काउंट करिए, मैं आपको दे रहा हूँ 5 सेकंड का टाइम, काउंट करिए। आप लेफ्ट और राइट दोनों डायरेक्शन में काउंट करिए, आपको इधर से भी 8 मिलेंगे, इधर से भी 8 मिलेंगे। ठीक है, और इनके बने हुए चित्रों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको चित्र देखने को मिलेंगे कि यहाँ पर भैया उसी 4 तरीके की सेनाओं का वर्णन है। जैसे एक राजा होता है, वजीर होता है, पैदल सेना होती है, घोड़ा होता है, हाथी होता है, इनकी आपको देखने को मिलेगी ये चीज़ें। तो ये अर्लीस्ट एग्जाम्पल है चेस का, शतरंज का, जिसकी शुरुआत हुई थी कहाँ से, हिंदुस्तान से हुई थी। अभी भरोसा हो गया आपको, देख लीजिए इसको अच्छे से, और अगर कहीं आपको बताना तो बता सकते हैं विथ प्रूफ कि देखो भैया शतरंज इंडिया में खेला जाता था और इंडिया में इसकी उत्पत्ति हुई है। और बातें देखो जरा, इस गेम को जो कहा जाता था वो चतुरंग कहा जाता था उस टाइम, चतुरंग कहा जाता था, क्योंकि 4 तरह की डिवीजन होती थी सेना में। एक तो इन्फेंट्री होती थी, ठीक है, दूसरी आपको कैवलरी होती थी, कैवलरी मतलब एक तरह से जो योद्धा होते थे, घुड़सवार सेना। फिर एलिफेंट होते थे, यानी कि एलिफेंट मतलब वाइस पर्सन जिसे कहा जाता था, जो राजा के सपोर्ट में हमेशा आते थे। और फिर आपके होते थे चैरियोटरी, यानी कि जैसे राजा हुआ और वो हुआ आपका जो होता है वजीर, ये बड़े पद हुआ करते। तो इनसे हमें ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। आगे देखते हैं जरा इनके बारे में और पता चलेंगे। ये रॉयल सिंबल जो था इनका गुप्ताज का, वो गरुड़ था, याद रखना। इनका गुप्ताज का जो रॉयल सिंबल हुआ करता था वो गरुड़ हुआ करता था। अवतारवाद का जो कॉन्सेप्ट था वो यहीं से शुरू हुआ था, यानी कि विष्णु का अवतार, शिव का अवतार, ये जो अवतार हैं 8, 9, 10 जितने भी हैं, तो इनके बारे में जो हमें सबसे अर्ली इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमें मिलती है कहाँ से, गुप्ताज के टाइम से ही मिलती है। महाभारत, और इसी को जय संहिता बोलते हैं, महाभारत का ही पुराना नाम है जय संहिता, जिसको वेद व्यास ने लिखा था। ठीक है, इसको भी फाइनल टच इसी टाइम पे दिया गया। एक्चुअल में ऐसा नहीं था कि गुप्ताज के टाइम पे महाभारत लिखी गई, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअल में महाभारत लिखी गई थी लेटर वैदिक एज में, लेकिन इसको दोबारा से रिकम्पाइल्ड किया गया। रिकम्पाइल्ड किसके टाइम पे हुआ, गुप्ताज के टाइम पे हुआ। महाभारत में 18 पर्व हैं और
ये जो पर्व हैं ये हर पर्व में जो डायलॉग है कृष्ण और अर्जुन के बीच में उन्हीं को मिला के बनी है भगवत गीता। ठीक है, एक पर्व में जो 18 पर्व हैं उसमें से एक पर्व भगवत गीता है जिसमें संवाद है अर्जुन और कृष्ण का, सभी को पता ही है। तो महाभारत जो फाइनली रिकम्पाइल की गई वो गुप्ताज के अंडर में की गई थी। इवन रामायण को भी रिकम्पाइल किया गया था जो कि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई थी, बाद में रिकम्पाइल किया गया गुप्ताज के टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जितने भी हिंदू धर्म ग्रंथ हैं या भारतीय धर्म ग्रंथ हैं उनको फाइनल टच मिला था गुप्ताज के टाइम पे। ये चेस वाला मैटर आपको समझ में आ गया होगा। अब डेक्लाइन ऑफ द एम्पायर बात करते हैं, लेकिन उसके पहले दो तीन चीज़ें और मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि फॉरेन कुछ टेक्स्ट बुक हैं उनसे हमें दो तीन चीज़ें और पता चलती हैं। जैसे ये कि यहाँ पर दास प्रथा मौजूद थी, दास सिस्टम मौजूद था, लेकिन उतना ज़्यादा रेडिकल नहीं था जितना वेस्टर्न कंट्रीज़ में रेडिकल हुआ करता था कि गुलामों से कुछ भी करा सकते थे। यहाँ दास थे, उनसे काम कराते थे, लेकिन एक दायरे के अंदर में। महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, काफ़ी इन्होंने प्रोग्रेस की, महिलाओं ने एक सम्मानीय पद हुआ करता था, और जो प्रोस्टिट्यूट्स में थी वो भी प्रचलन में थी, और काफ़ी मतलब उस नकारात्मक दृष्टिकोण से महिलाओं को उस टाइम पे नहीं देखा जाता था। लेकिन कास्ट सिस्टम की अगर बात करें तो हाँ, कास्ट सिस्टम यहाँ पर थोड़ा सा रेडिकल हो गई थी। जाति प्रथा का बोलबाला था यहाँ पे। ब्राह्मणों को उच्च दर्जा दिया जाता था, दूसरे नंबर पे क्षत्रियों को दर्जा देते थे, और तीसरा दर्जा जो वैश्यों को दिया जाता था। कई वैश्य ऐसे भी हुआ करते थे जो आपके क्षत्रियों से भी ज़्यादा कुलीन होते थे, अमीर होते थे और श्रेष्ठ माने जाते थे। लेकिन जो शूद्र थे उनकी स्थिति उतनी बेहतर नहीं थी। और जस्टिस में मैंने आपको बताया था, इनका जो जस्टिस सिस्टम था, जुडिशरी जो सिस्टम था, उसमें मैंने आपको बताया था कि अलग अलग कास्ट के लिए अलग अलग सज़ा हुआ करती थी। अगर एक ब्राह्मण किसी की हत्या कर दे तो उसका सिर मुड़ा दिया जाता था, या सिर्फ उससे पैसे ले लिए जाते थे, या उसको देश निकाला दिया जा सकता था। लेकिन अगर शूद्र जो है कोई छोटा सा छोटा अपराध भी कर लेता है, अगर जैसे चोरी कर ली उसने, तो उसको मृत्यु दंड दे दिया जाता था। तो इस तरह से थोड़ा सा यहाँ पर एक ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये बन गई आपकी जाति व्यवस्था। ठीक है, जैसा कि आपका पुष्यमित्र शुंग के टाइम पे हुआ था। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये रेडिकल हो गया। मनोरंजन के बहुत सारे साधन थे, रथ वगैरह चलाना, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। आप खुद से रिसर्च करेंगे तो आपको नई चीज़ें पता चलेंगी। जो मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब हम बात करते हैं इनके डेक्लाइन के बारे में। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा साम्राज्य था वो डेक्लाइन हो गया? तो एक एक पॉइंट यहाँ पर मैं समझाता जा रहा हूँ आपको। तो पहला यह है कि स्कंद गुप्त के बाद से गुप्त एम्पायर का डेक्लाइन शुरू हो गया। स्कंद गुप्त तक बहुत बढ़िया चला, बहुत जबरदस्त शासन चला, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन हमें देखने को मिला, बहुत बड़ा साम्राज्य बन गया इनका। लेकिन स्कंद गुप्त के टाइम से ही हूणास का अटैक होना शुरू हो गया था, और इससे धीरे धीरे कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा। स्कंद गुप्त ने तो क्या किया कि हूणों के अटैक को रोक दिया, पुष्यमित्र के अटैक को रोक दिया। लेकिन एक फर्क पड़ा कि भले ही अटैक को रोक दिया हो, लेकिन उसका प्रभाव पड़ा इनके रिसोर्सेस पर, और लगातार हूणों के साथ युद्ध होने से गुप्त एम्पायर का जो फाइनेंस और रिसोर्सेस थे वो चरमराने लगा और डाउन हो गया। ठीक है, आखिरी जो नॉन किंग माना जाता है वो विष्णुगुप्त माना जाता है गुप्ताज का, जो कि जिसने शासन किया था 540 से लेकर 550 एडी तक, 10 सालों तक इसने शासन किया। इसके साथ साथ क्या हुआ, इतना ज़्यादा प्रभाव राजा का नहीं रह गया गुप्ताज के लास्ट में आते आते, तो इनके अंदर ही रॉयल फैमिली में ही क्या हो गई, फाइट चलने लगी, आपस में विरोधाभास उत्पन्न हो गए, उत्तराधिकार के लिए लड़ाइयाँ होने लगी, राजनीति होने लगी, षड्यंत्र होने लगी। तो इन सब चीज़ों ने क्या किया कि गुप्त एम्पायर के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को और पावर को एकदम से कमजोर कर दिया। स्कंद गुप्त के टाइम पे हूणों ने नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे अटैक किया था, और ये गुप्त साम्राज्य पे आना चाहते थे, घुसना चाहते थे, लेकिन इसको रोक दिया गया था। फाइनली वही चीज़ बता रहा हूँ मैं कि हूणों ने अटैक किया, भले ही ये हूण हार गए, लेकिन इससे क्या हो गया कि हमारे रिसोर्सेज पर, यानी गुप्ताज एम्पायर के रिसोर्सेज पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ गया। ठीक है, अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर 6वीं सेंचुरी में, आपकी 6वीं शताब्दी के आसपास इन्होंने कब्जा कर लिया, हूणाज ने, मालवा पे, गुजरात पे, पंजाब पे और गांधार पे। यानी गुप्ताज के पैरेलल ही ये एक अपना बड़ा किंगडम बनाना शुरू कर दिए, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीकों से इन्होंने गुप्ताज को प्रभावित करना शुरू कर दिया।
इसके अलावा हुणों ने कमजोर तो किया ही, साथ ही साथ एक चीज और हुई जो कि बड़ी खतरनाक थी, वो ये थी कि यहाँ पर बहुत सारे इंडिपेंडेंट रूलर इमर्ज हुए। जब पॉलिटिकल कंट्रोल कमजोर होगा, क्योंकि साम्राज्य बहुत बड़ा था और बाद वाले राजाओं में इतनी क्षमता या औकात नहीं रह गई थी कि इतने बड़े किंगडम को होल्ड कर पाए। दूसरी चीज, इनकी सेंट्रलाइज पॉलिसी तो थी ब्यूरोक्रेसी वाली, बाकी डिसेंट्रलाइज जो थे ये लैंड होल्ड पॉलिसी में डिसेंट्रलाइज थे। इसका क्या फायदा हुआ कि जो इनके प्रोविंसेस हुआ करते थे, उनके जो गवर्नर होते थे, उनके पास पावर ज्यादा होता था और इस वजह से धीरे धीरे अलग अलग किंगडम बन गए। जैसे यशोवर्मन था मालवा, वो अलग एक किंगडम उसने बना लिया, ठीक है। और मुखारी जो थे वो यूपी में सेपरेट हो गए, ठीक है। इसके बाद आपके मैत्रक जो थे, मैत्रकों ने आपका जो है सौराष्ट्र यानी गुजरात वाले एरिया में अपना इंडिपेंडेंट किंगडम बना लिया और बंगाल में भी एक इसी तरह से इंडिपेंडेंट किंगडम बन गए। तो इनका जो पूरा किंगडम था वो धीरे धीरे कई हिस्सों में डिवाइड हो गया। मैं अभी मैप में आपको दिखाऊंगा कैसे इंडिविजुअल किंगडम बने अपना अपना। और ये जो गुप्त एम्पायर था ये सीमित रह गया केवल कहाँ तक, मगध तक। मगध वाले एरिया तक ये सिकुड़ के रह गए। और यशोवर्मन जो कि बहुत शक्तिशाली राजा था, उसने हुणों के राजा को जिसका नाम था मिहिरकुल, भैया क्या भयानक तरीके से हराया था। ये काबिले तारीफ एकदम यशोवर्मन, पढ़िएगा इसके बारे में आप कभी। तो यशोवर्मन जो था और इसके साथ साथ यशोवर्मन का एक फ्रेंड था जिसका नाम था नरसिंहगुप्त, इन दोनों ने मिलकर हुण का जो एक राजा था आपका मिहिरकुल कहा जाता उसको, बड़ा ही खतरनाक था, उनको मिलकर दोनों ने हराया और बहुत बुरी तरह से हराया था मिहिरकुल को। और बाद में यशोवर्मन ने लिखा भी अपने इंस्क्रिप्शन में कि एक ऐसा सिर यानी मिहिरकुल, एक ऐसा दुनिया का विध्वंसक आदमी जिसका सिर शिव के सिवाय किसी के सामने नहीं झुका, उसके सिर को अपने पैरों के नीचे झुका के उसके सिर में लगे हुए फूलों से मैंने अपनी पूजा करवाई। ये यशोवर्मन ने अपने इंस्क्रिप्शन में लिखा है। तो यहां से ये पता चलता है कि जो हुण थे ये शिव भक्त हुआ करते थे, ये शैव संप्रदाय को मानने वाले थे, ठीक है। यहां पर जो लेटर गुप्त थे आपके, वो हिंदुइज्म के बाद इन्होंने क्या किया, बुद्धिज्म पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस किया। और बुद्धिज्म को तो आपको पता है भैया कि नॉन वायलेंस वाली पॉलिसी इनकी रहती है और इस वजह से क्या हुआ कि गुप्ताज कमजोर हो गए और इसने आप एक तरह से किया कि आग में घी का काम किया। फिर मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट नहीं होते थे क्योंकि इन्होंने मिलिट्री पे फोकस ही नहीं किया, एम्पायर बिल्डिंग पे फोकस ही नहीं किया। तो इससे क्या हो गया कि सेना का मनोबल डाउन हो गया, सेनापति भी उतना ध्यान नहीं दे रहे थे। जब राजा इतना ध्यान नहीं दे रहे तो राज्य के अधिकारी भी इग्नोर करेंगे चीज़ों को, तो उन्होंने उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया और इससे कमज़ोर होते चले गए। साथ ही साथ क्या हो गया कि विदेशी आक्रमण तो हो ही रहे थे, आसपास के जितने भी नेटिव रूलर थे उन्होंने भी क्या किया कि जो मरता हुआ किंगडम है तो भाई उसका फ़ायदा उठाओ, यही किया इन्होंने। तो आसपास के राजाओं ने भी इनसे भरपूर फ़ायदा लेने की कोशिश की। फिलहाल ये देखो एक मैप है आपका, इसमें बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। तो यहाँ पर देखो चालुक्य आ गए, वाकटक यहाँ पर हुआ करते थे पहले, अब चालुक्य आ गए। ये मैत्रक हैं आपके सौराष्ट्र में, उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट किंगडम बना लिया, ठीक है। पल्लवास तो फिलहाल ये कंटेम्प्रेरी थे, चली। अब देखो जो आपको पर्पल लाइन दिख रही है ये वाली, देखो यहाँ तक केवल आपके सिकुड़ के रह गए कौन, गुप्ताज। और फिर इससे भी कम जगह पर रह गए आगे चलते चलते, ये जो आपको डार्क पर्पल वाली जगह दिख रही है, फिर धीरे धीरे केवल इतना एक ऐसा हिस्सा है जहां पर ये इतने पार्ट में ही रह गए। कन्नौज और मथुरा वाला जो एरिया यहाँ पे मौखारीज आ गए आपके, और ये जो आपको हरे कलर का दिख रहा है यहाँ पर ये आपके पुष्यभूतीज यहाँ पर डेवलप होने लगे। ये हर्षवर्धन का ही किंगडम है, आगे चलकर सबसे शक्तिशाली किंगडम बनेगा ये वाला आपका। और ये कितने हिस्सा पर कब्जा कर लेगा, इतने हिस्से पर कर लेगा कब्जा हिंदुस्तान के, ये पुष्यभूति हर्षवर्धन, अभी आगे मैं बताऊंगा आपको। तो ये इस तरह से धीरे धीरे कमजोर होते गए और डिक्लाइन इनका होता गया। अब एक शॉर्ट में जरा देख लेते हैं इनके डिक्लाइन के जो रीजन थे। इन्वेजन ऑफ द हुणाज, हुणों ने अटैक किया। यहाँ पर फेडरलिज्म, फॉल्टी लैंड सिस्टम, फेडरलिज्म का मतलब है कि इनके जो सामंत थे वो उन्होंने अपनी पावर ज़्यादा बढ़ा ली और अपने इंडिपेंडेंट किंगडम बना लिया। और क्योंकि यहाँ पर जो फॉल्टी सिस्टम था, मतलब सिस्टम एक तरह से प्रॉपर नहीं था, वीक सक्सेसर, इनके जो उत्तराधिकारी थे स्कंदगुप्त के बाद जितने भी उत्तराधिकारी आए एकदम चिंटू टाइप के थे, वो उनको शासन करना ही नहीं आता था, तो उसके वजह से थोड़ा सा दिक्कत हुई।
इसके बाद फाइनेंशियल डिफिकल्टीज ये हुई कि भैया लगातार जब विदेशों के अटैक हो रहे हैं तो इनका खजाना खाली होता गया, सेना को खाना लग रहा है, रसद लग रही है, हथियार बन रहे हैं, ये सारी चीज़ों की वजह से इनकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक हो गई, ठीक है। और विदेशों के साथ इनका व्यापार भैया बंद हो गया। ये एक बहुत बड़ा रीजन था कि फॉरेन ट्रेड जो था वो इनका बहुत ज़्यादा वीक हो गया। अब केवल इनका इंडिजिनस ट्रेड बचा, केवल इंटर स्टेट ट्रेड बचा इनका केवल, बाकी विदेशों के साथ इनका ट्रेड बंद हो गया। तो इसका भी बहुत बड़ा एक फ़र्क पड़ा था। इसके बाद जब मैंने बताया था आपको कि किसी भी बड़े साम्राज्य को कायम रखने के लिए एक बहुत बड़ी सेना की ज़रूरत पड़ती है। जब ये बहुत ज़्यादा एक तब निग्लेजेबल हो गई सेना, मतलब उसको ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है, इसका एक बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट ये पड़ा कि इन्होंने इतने बड़े साम्राज्य को होल्ड करके नहीं रख पाई ये, और एक सेना की कमी की वजह से, शक्तिशाली सेना की कमी की वजह से ये जो आपका गुप्ता एम्पायर था ये डिक्लाइन हो गया, ठीक है। तो फिर इसके बाद जो अब आपका नया किंगडम शुरू होगा, मैंने आपको बताया पुष्यभूति डायनेस्टी यहाँ पर उभरेगी, आएगी, और वो पूरे नॉर्थ इंडिया पर फिर करेगी कब्जा। तो ये बुद्धिज़्म है जो मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फर्स्ट सेकंड पार्ट ज़रूर देखिएगा, फिर उसके बाद थर्ड पार्ट में आइएगा, ठीक है। गुप्तास बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, समझिएगा इनको, अपने स्तर से रिसर्च करिएगा। मैंने सारे के सारे दरवाजे खोलने की कोशिश की है आपके एनडीए के स्तर से, और जितनी चीज़ ज़रूरी मैंने सारी बताई है। लेकिन फिर भी मैं एक बार आपसे कहूँगा कि यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है कहाँ से क्वेश्चन पूछे। ज़्यादातर कोशिश करेगा कि वो जितना मैंने पढ़ा इसी के अंदर से पूछे, लेकिन फिर भी आप अपने स्तर पे भी एक रिसर्च करिएगा, खुद से पढ़िएगा, ठीक है। और यकीन मानिए आप रिसर्च करना शुरू करेंगे तो आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें और पता चलेंगी। उम्मीद करता हूँ आज मैंने जो आपको पढ़ा है अच्छे से समझ में आया होगा। नोट्स बनाएंगे आप, इसके पढ़ाई करेंगे, रिवीजन करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं कहने वाला हूँ कि लॉकडाउन का पालन करेंगे, घर पर टिके रहेंगे और सहयोग करेंगे पूरी दुनिया के साथ, देश की गवर्नमेंट के साथ, कि इस महामारी में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेट करके सहयोग करें। और इसके साथ साथ एक चीज़ और है कि जो टाइम आपको मिल रहा है लॉकडाउन का, उसको आपको बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करना है, यूटिलाइज करना है। जितना ज़्यादा पसीना आप अभी बहा देंगे उतना ही कम आंसू आपको भविष्य में बहाने पड़ेंगे। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।